हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इनका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आपके सामने आ चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम पार्ट थर्ड के लास्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे आगे आपके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। जैसा कि मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है झांसी, बी है चित्तौड़, सी है जगदीशपुर और डी है लखनऊ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झांसी तो प्रभावित था, क्योंकि यहाँ से लड़ रही थी कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, कुंवर सिंह। जबकि लखनऊ से यानी कि अवध क्षेत्र लखनऊ से कौन कर रही थी, तो वो कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कर रही थी। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़। और चित्तौड़ ऐसा क्षेत्र रहा जो कि 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। ऐसा कौन सा बिहार का भाग था जिसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है 1857 की क्रांति का। तो ऑप्शन ए है दानापुर, बी है पटना, सी है आरा, डी है मुजफ्फरपुर और ई है मुंगेर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल फिफ्थ आपका सही होगा। यानी कि मुंगेर में इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि 1857 की क्रांति का प्रभाव दानापुर में भी होता है, पटना में भी होता है, आरा में भी होता है और मुजफ्फरपुर में भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने की यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और मिलान में कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया गया है कि इधर आपके नेतृत्व करता है और सूची सेकंड में आपके स्थान दिया गया है। तो बख्त खां कहाँ से थे, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। तो हम फटाफट से मिला लेते हैं कि नाना साहब का तो हम अच्छे से जान चुके हैं कि कहाँ से थे, तो कानपुर से थे और इनकी मदद और इनके कमांडर इन चीफ कौन थे, तो तात्या टोपे थे। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो कुंवर सिंह थे आरा यानी कि बिहार से थे। और बख्त खां कहाँ से थे, तो बख्त खां थे आपके दिल्ली से। कहाँ से थे, दिल्ली से। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो ये थे अवध से। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन बनने वाला है वह सही हो जाएगा 4, 1, 3, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिया गया है, बी में भी नहीं दिया गया है। तो आगे के ऑप्शंस को देखेंगे और आगे के ऑप्शंस में चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर दिया गया है। तो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से कि बख्त खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो दिल्ली से मौलवी अहमदुल्ला, अवध से कुंवर सिंह, आरा से और नाना साहब कानपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि फिर से आपके सामने कुछ क्षेत्र हैं और उनके नेतृत्व करता है और आपको फिर से एक बार मिलान ही करना होगा। तो झांसी से कौन था, तो हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन था, तो बेगम हजरत महल। और कानपुर से कौन था, और कानपुर से कर रहे थे मौलवी अजीमुल्ला खां। कानपुर से कौन कर रहा था, अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से थे मौलवी अहमद शाह। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमद शाह। तो यहाँ पर जो आपका सही कूट बनने वाला है वह हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ये आपका दिया गया है विकल्प ए में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आप इनको देख लेंगे और देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, तो झांसी से थी। लखनऊ से कौन था, तो बेगम हजरत महल थी। कानपुर एवं फतेहपुर में कौन थे, तो अजीमुल्ला खां थे। और फैजाबाद में कौन थे, तो फैजाबाद में थे मौलवी अहमद शाह। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। फिर से आपके सामने कुछ नेतृत्वकर्ता और उनसे संबंधित स्थान भी दिए गए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही प्रश्न में हम कई सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। तो संभलपुर से कौन था, गंजाम से कौन था और कश्मीर से कौन था और लखनऊ से कौन था। और यहाँ पर जो पूछा गया है वह पूछा गया है मिलान नहीं, बल्कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संभलपुर से सुरेंद्र सिंह शाही यानी कि सुरेंद्र शाही थे, बिल्कुल ठीक है। गंजाम से कौन था, राधा कृष्ण दंडसेना थे, ये भी ठीक है। कश्मीर से गुलाब सिंह थे, ये भी ठीक है। और लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, जबकि लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। तो लियाकत अली कहाँ से थे, लियाकत अली थे आपके इलाहाबाद यानी कि वर्तमान के प्रयागराज से। तो ये सही आपके कूट सही थे, जबकि डी वाला आपका गलत था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था।
नाना साहब ने कानपुर से लिया था, बिल्कुल ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से लिया था, ये भी ठीक है। बेगम जीनत महल ने दिल्ली से लिया था, ये भी ठीक है। अगला ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आपके सामने कुछ क्रांतिकारियों के नाम है और उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। फिर से आपको एक बार मिलान करना होगा। तो नाना साहब कहाँ से थे, ये हम सभी जानते हैं। ये कहाँ से थे, तो ये कानपुर से थे। आपका ए विकल्प 2 के साथ चला जाएगा। फिर नवाब हामिद अली खान कहाँ से थे, तो ये दिल्ली से थे। वहीं मौलवी महमूद उल्लाह कहाँ से थे, तो ये लखनऊ से थे। और मनी राम दीवान कहाँ से थे, तो ये असम से थे। ये चारों विकल्प आपके मिल चुके हैं। इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा वह कूट बन जाएगा क्या, कि 2, 1 और उसके बाद 3 और 4। तो 2, 1, 3, 4 इसी कूट को हमें ढूंढना होगा। तो ये हमें मिल गया है विकल्प नंबर डी में 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हमने पहले की वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जहाँ पर एक लंबी लंबी सी व्याख्याएं हो रही थी जो आपको भले ही बोरिंग लग सकती थी, लेकिन यकीन मानिए वहीं से प्रश्न आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 1857 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? क्या डलहौजी थे, या लॉर्ड मिंटो थे, या कैनिंग थे, या बेंटिंग थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। तो इनके बारे में बताया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था, एमहर्स्ट था, कैनिंग था, या ऑकलैंड था? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न सिर्फ इसलिए बार बार ला रही हूँ कि ये कितनी बार पूछा जा चुका है और यकीन मानिए इसके अन्यत्र भी ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कौन हो जाएगा? बिना समय व्यर्थ किए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न पूछने का तरीका बदला है लेकिन उत्तर वही रहेगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? ऑप्शन ए है हेनरी लॉरेंस, बी है कर्नल फिनिश, सी है हैरसे और डी है सर ह्यू व्हीलर। तो कौन था? बैरकपुर छावनी का जो उस समय कमांडर ऑफिसर था वह था हैरसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था कैनिंग। दोनों ही नामों को अच्छे से याद रखेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके थे कि मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। और ये 1857 की जो चिंगारी थी वह कहाँ से फैली थी? तो ये बैरकपुर छावनी से ही फैली थी। कहाँ से? तो मेरठ से फैली थी। कौन क्रांतिकारी थे? तो प्रथम क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। क्यों फैली थी? क्योंकि उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ये किस नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए है कैनिंग, बी है कानवाली, सी है वेलेजली और डी है विलियम बेंटिक। तो किसने बनवाया था? ये आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लैडस्टोन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पामस्टन। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बैरकपुर छावनी के कमांडर ऑफिसर कौन थे? तो वह थे हैरसे। कौन थे? हैरसे। फिर इसके बाद पूछा जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे। मेरे साथ रिवाइज कीजिए ताकि आपको यहीं पर सारी चीज़ें याद हो जाएं। और उस समय जब यहाँ पर क्रांति हो रही थी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वह थे पामिस्टान। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इन किसी का भी नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि किनका नाम जुड़ा हुआ है? तो नाम जुड़ा हुआ है कि उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे पामिस्टान। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में गवर्नर जनरल थे कैनिंग। बैरकपुर छावनी के कमांडर ऑफिसर कौन थे? तो बैरकपुर छावनी के कमांडर ऑफिसर थे हैरसे। अगला प्रश्न देखेंगे
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऐसे कौन से कारण बने जिससे ये विद्रोह पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। तो हमने पहले के सेशन में भी इस पर गंभीर तरीके से चर्चा की थी कि पहली बात तो इसमें कई ऐसे राजे रजवाड़े थे जिनको जो भूमि थी वह वापस मिल रही थी या इनके लगान कम कर दिए गए थे, जिस कारण इन्होंने इस क्रांति में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं कई ऐसे आपके मुगल शासक भी रहे जिनकी पेंशन को बराबर दिया जा रहा था, ताकि इन्होंने भी इसमें रुचि नहीं ली। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी हुए जैसे कि मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जब इनकी पेंशन में कटौती की गई, इनके कार्यों और अधिकारों का क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया, इसके चलते इन्होंने इस क्रांति में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। वहीं ग्वालियर के सिंधिया भी इसमें शामिल नहीं हुए थे और साथ ही साथ जो आपका मध्यम शिक्षित वर्ग था वह भी इसमें शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था भारत की दयनीय स्थिति, जाति पाति, छुआछूत, गरीबी इत्यादि को अगर खत्म करना है तो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई नीति बेहतर साबित होगी, जो कि इनकी एक गलत सोच होती है और जिसका परिणाम होता है कि 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की सहभागिता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1857 का जो विद्रोह था उसके असफल होने का एक प्रमुख कारण जो रहा वह था केंद्रीय समायोजन और संगठन की कमी, क्योंकि जब ये चिंगारी शुरू होती है बैरकपुर छावनी से तो ये सिपाही इकट्ठा होकर के सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का पहला परिणाम क्या साबित हुआ, तो सैनिक पहुँचते हैं दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास और उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप इस क्रांति के क्या बने, इस क्रांति के अग्रगामी नेतृत्वकारी बने, क्योंकि इस संगठन का कोई भी मुखिया ऐसा नहीं था जो इसकी कमान संभाल सके। तो इसीलिए कह सकते हैं कि संगठन में केंद्रीय संगठन की कमी थी और सामान्य योजना की भी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख। अब बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 1857 के विद्रोह के असफलता का प्रमुख कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, सभी अपने अपने लाभ और अपने अपने स्वार्थों के लिए इसमें शामिल हुए थे। यदि किसी के स्वार्थ साबित नहीं हो पा रहे थे तो वो इसको छोड़ भी देते थे, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें एकता देखने को नहीं मिल रही थी। 22 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता दिखाई और सरकार का विनाश कर वे तुले हुए प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना से बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कई ऐसे संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। कोई विशेष क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो पूरा निचोड़ यही निकल करके आता है कि इस संगठन का कोई प्रमुख मुखिया या नेतृत्वकर्ता ऐसा नहीं था जो इसकी कमान को संभाल सके। वहाँ बहादुर शाह जो थे वह काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और यहाँ तक कि अब काफ़ी राजे रजवाड़े उनकी बातों से प्रभावित भी नहीं हो रहे थे। और मूलतः अगर बात की जाए तो ये स्वयं भी इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे। ये तो शामिल तब होते हैं जब इनकी भी पेंशन में क्या की जाती है, कटौती की जाती है। वहीं अगर बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई की तो इनके कोई जो है पुत्र न होने के कारण जब इनकी विरासत का भी विलय किया जाता है, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति से झांसी का विलय किया जाता है, इसलिए ये क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए कि एक एक राजा, एक एक व्यक्ति, वहीं अगर जो किसान है वह शामिल होते हैं क्योंकि उनके ऊपर अत्यधिक लगान रख दिया जाता है, कर लगा दिए जाते हैं, तो सभी अपने अपने स्वार्थ से शामिल होते हैं, इसलिए इसमें जो एकता है वह देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता का अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। तो बार बार शब्द मिल रहा है कि उनमें एकता का अभाव था, कुशल नेतृत्वकारी नहीं था, सिपाहियों के पास काफ़ी हद तक हथियार नहीं थे। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के
तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के निजाम के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन की सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सरदिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। राजनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहों से बहुत आगे थीं। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं, अतः 1857 की क्रांति की असफलता के उपर्युक्त सभी कारण जिम्मेदार हैं। तो यकीन मानिए कि 1857 का विद्रोह जो असफल हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार थे वह जिम्मेदार थे हमारे स्वयं के भारतीय लोग, जिसमें जींद के, पटियाला के और ग्वालियर के जो सिंधिया थे ये भी शामिल नहीं हुए, हैदराबाद के निजाम भी शामिल नहीं हुए। और स्वयं अंग्रेजों के द्वारा ऐसा वक्तव्य कहा गया कि यदि ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम हमारा साथ नहीं देते तो इस क्रांति को सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो लखनऊ में किसने अपना जीवन खो दिया था? ऑप्शन ए है जनरल जॉन निकल्स ने, बी है जनरल नील ने, सी है मेजर जनरल हैवलॉक ने और डी है सर हेनरी लॉरेंस ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कूट की इस प्रकार है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है और उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कूट 2 3 4 सही है, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस इन लोगों ने लखनऊ में अपने क्या किए थे? प्राण गंवा दिए थे। और लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रही थी? तो लखनऊ अवध क्षेत्र से नेतृत्वकारी थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, वी स्मिथ ने, सर जॉन लॉरेंस ने या टी आर होल्मस ने। तो विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी वह किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा षड्यंत्र की संज्ञा दी और इसी के साथ साथ कैसा षड्यंत्र बताया? तो हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी, हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। सर लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो किनके अनुसार ये सैनिक विद्रोह था? तो ये सीले के अनुसार और लॉरेंस के अनुसार क्या था? केवल सैनिक विद्रोह था। और सीले ने 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। कैसा था? स्वार्थी सैनिक विद्रोह की इसे संज्ञा दी, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इससे सर्वसाधारण का समर्थन भी प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होल्मस ने कहा है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 की क्रांति के बारे में ऐसा वक्तव्य किसने कहा है? तो सर होल्मस ने ये शब्द कहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने की आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर के पुकारा? तो डॉक्टर RC मजूमदार ने, डॉक्टर SN सेन ने, VD सावरकर ने या अशोक मेहता ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? VD सावरकर ने। VD सावरकर ने इस संग्राम को क्या संज्ञा दी थी? तो इन्होंने इसे पहला यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या पहली लड़ाई कहकर के पुकारा था। तो VD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके लिए, विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो किसने कहा? अभी हमने बात की थी, VD सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो VD सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, RC मजूमदार ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो किसने कहा था? VD सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है इसे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी कि इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका किसने इसे लिखा था? किसे लिखने का इसे पूर्ण रूप से दिया गया था जो श्रेय था? तो ऑप्शन ए है RC मजूमदार को, बी है ताराचंद, सी है VD सावरकर और डी है SS सेन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा SN सेन। सरकार की तरफ से इतिहास को लिखने का जो कार्य था वह SN सेन को दिया गया था। तो इसके बारे में बताया गया है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ सेन, जिनकी पुस्तक कौन थी? तो 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि
भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसके कारणों पर जो लिखा था वह सबसे पहले किसने लिखा था? सरकार की तरफ से जिसे नामित किया गया था वह एस.एन. सेन थे, और जिन्होंने इस पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो 1857 रखा था, जबकि प्रकाशित वह कब हुई थी? तो 1957 में प्रकाशित हुई थी। वहीं पर जो सबसे पहले लिखने वाले थे वह कौन व्यक्ति थे? तो सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सरकार की तरफ से नामित किए गए थे एस.एन. सेन, जबकि इसको सबसे पहले लिखने का कार्य किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्या कहा गया कि ये ना तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना ही प्रथम राष्ट्रीय और ना ही प्रथम संग्राम था। तो ऐसा सब किसने कहा? तो यह कथन कहा था आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, ताराचंद्र ने या वी.डी. सावरकर ने। तो किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सरकार की तरफ से किसे नामित किया लिखने के लिए? एस.एन. सेन को। किस नाम से लिखा? 1857। प्रकाशित कब हुई? 1957। जबकि सबसे पहले किसने लिखने का कार्य प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने, सैयद अहमद ने, रॉबर्ट्स ने, कूपलैंड ने। तो किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? किसने इसको क्रांति नहीं माना? तो ताराचंद ने नहीं माना, डॉक्टर एस.एन. सेन ने नहीं माना, वी.डी. सावरकर ने नहीं माना और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने नहीं माना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी ने भी इसे क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? ऐसा किसने कहा था कि जो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद था वह अपनी भ्रूणावस्था में था? तो क्या ऐसे कहने वाले थे? आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, सर जेम्स आउट्रॉम और डब्ल्यू. टेलर, टी.आर. होल्मस और L.E.R. रीज और सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो ये किसने माना था? ये कहा था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन ने, जो कि डॉक्टर एस.एन. सेन जो कि सरकार की तरफ से इस इतिहास को लिखने के लिए नामित किए गए थे। और आर.सी. मजूमदार कौन थे? तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो राष्ट्रीय आंदोलन है, ना ही ये प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। ऐसा कहने वाले कौन थे? आर.सी. मजूमदार थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, और वहीं पर यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही अवधारणा है वह यह है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने कब कहा कि भारतीय प्रशासन को अब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया जाएगा? तो 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को या 17 नवंबर 1859 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया गया था? तो बहुत से आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो उनके शासन में ही पूरे कर दिए गए थे। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार से देखा जाएगा, समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी वह अपने धर्म को, अपने विश्वासों को अपनी इच्छा से मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी और ये इनके ही शासन में समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे,
अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। किसने इस जो विद्रोह है उसे समाप्त किया, दमन किया और भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, यानी कि नव संगठन जो गठित किया गया था उससे संबंधित भी है। तो ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, बी है पील आयोग, सी है हंटर आयोग और डी है साइमन कमीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो जब ये विद्रोह हो गया था तो जो सिपाही थे उन्होंने कहाँ से चयन किया था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व एवं बंगाल के उड़िया के सैनिक, गोरखा एवं सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस विद्रोह के बाद में उन्होंने गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों का चयन किया था। तो ये हमारे 1857 की क्रांति से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे वो सब आपके सामने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड आज का लास्ट थर्ड पार्ट भी आपको मिल चुका है। इनको आप अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, यकीन मानिए इनसे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।